नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि हम आपके बीच में उत्तराखंड के उन महानतम विभूतों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश और हमारे राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि दोस्तों इनके बारे में बात करना में इसलिए भी ज़रूरी है, इनके बारे में जानकारी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि दोस्तों जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस राज्य का निर्माण और उस देश के निर्माण में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं हमारे उत्तराखंड के धरती में जन्मे जीवी पंत जी के बारे में। यदि दोस्तों इनके जन्म की बात की जाए तो अल्मोड़ा में जन्मे। अल्मोड़ा के खूड ग्राम में 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म होता है। पिता का नाम मनोरथ पंत था, माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी पुष्पा था। अब बात करते दोस्तों इनके पेशे से ये क्या थे। पेशे से यदि दोस्तों सिंपल सा बात की जाए तो पेशे से आरंभिक दौर इनका वकालत का दौर था। लेकिन दोस्तों जो उस टाइम की जो समस्या थी, इतनी समस्या कहीं ना कहीं उत्तराखंड में घर कर गई थी या फिर पूरे के पूरे भारत में उस टाइम की एक सामान्य समस्या थी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा की समस्या, जंगलात की समस्या, छुआछूत की समस्या और अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, इन समस्या को उजागर करने में इनके द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाता है। इसलिए इनको स्वतंत्र सेनानी भी कहा जाता है। और राजनीति की दृष्टि से भी देखा जाए तो इनके द्वारा एक राजनीति की अलग ही छवि बनाई जाती है। उत्तराखंड के इस वीरान क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम मनवाने वाले जीवी पंत जी एक महानतम राजनीतिक में से रहे। तो दोस्तों आगे बात की जाए तो आगे ये बात है इनका आरंभिक दौर जब स्टार्ट होता है ज़िंदगी का, तो जब इन्होंने वकालत की थी उससे भी पहले की घटना है। ये घटना है 1903 की। दोस्तों ये बात मैंने पहले भी बोली थी जब हरगोविंद जी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि 1903 में अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत और जीवी पंत दोनों ने मिलकर हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अब दोस्तों इस हैप्पी क्लब का जो मेन उद्देश्य क्या था। दोस्तों इस हैप्पी क्लब का मेन उद्देश्य ये था कि उस टाइम पे जो यहाँ की शिक्षा पद्धति थी इतनी अच्छी नहीं थी। उस शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, जिसका एकमात्र मकसद ये था कि नौजवानों में किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए। तो उसके उद्देश्य से दोस्तों इनके द्वारा आवाज़ उठाई गई थी और इसके लिए उनके द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती। दोस्तों फिर इनका जो नया दौर आरंभ होता वो दौर आरंभ होता दोस्तों 1905 से। 1905 में दोस्तों वकालत के लिए या वकालत की शिक्षा के लिए इलाहाबाद के लिए प्रस्थान होते दोस्तों। ठीक है, अब जब इलाहाबाद ये प्रस्थान हो जाते हैं उसके बाद से 1905 से लेकर 1910 तक इनके द्वारा वहाँ पे वकालत की शिक्षा या फिर इससे संबंधित शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। फिर जाके दोस्तों 1910 में इनका वापसी आगमन अल्मोड़ा या फिर जन्मभूमि होता है। अब आगे की जितनी भी रणनीति होती दोस्तों सारी की सारी रणनीति इसी अल्मोड़ा आकर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे की प्रोसेस अगर देखा जाए तो इनके द्वारा जो उसके बाद जब वकालत सीख लेते हैं, वकालत का कार्य आरंभ किया जाता है, तब जाके इनके द्वारा जब यहाँ पे वापस अपने उत्तराखंड धरती में आगमन होता है तब इनके द्वारा देखा जाता है कि उत्तराखंड के जो लोग थे वही लोग जो यहाँ की समस्या है दो हिस्से में बढ़ चुके थे और दोनों के दोनों लोग आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ रहे थे। किस वजह से? क्योंकि विचारधारा, एक गर्म विचारधारा, एक नरम विचारधारा में लोग बंटे हुए थे। अब जब बात की जाए गर्म विचारधारा के तो उस टाइम पर दोस्तों वर्चस्व गर्म विचारधारा का इसलिए भी ज़्यादा हो चुका था क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी तिलक का उस टाइम पे कद बहुत ऊंचा था। तो दोस्तों यहाँ पे इनके द्वारा देखा गया कि जो 1912 में एक कांग्रेस की स्थापना, जिसको आप अल्मोड़ा कांग्रेस भी बोलते हैं, उस अल्मोड़ा कांग्रेस के लोग ही आपस में बढ़ चुके थे। अब इनका काम ये था कि किस तरीके से इन दोनों जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं किस तरीके से आपस में जोड़ा जाए। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे ऐसा दौर हो चुका था, गर्म दलवादी लोगों का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा था और नरम विचारधारा के लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कम होते चला जा रहा था। 1914 की ही घटना है जब यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और उनके सहयोगी जितने भी गर्म विचारधारा वाले लोग हैं उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। अब होम रूल लीग की स्थापना बोला जाता है कि भारत में तो 1916 में होती है,
लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा 1914 में ही उसको आरंभ किया जाता है और तिलक के मार्गदर्शन में चले लोगों के द्वारा इस संघ की स्थापना की जाती है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पे जीवी पंत के द्वारा उत्तराखंड में 1914 की एक घटना होती है। 1914 में काशी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में जिसको नाम दिया प्रेम सभा। और प्रेम सभा का एकमात्र उद्देश्य ये था दोस्तों कि उत्तराखंड के दो भागों में जो बटे हुए जो लोग हैं, दो सोच वाले जो लोग हैं, उन दोनों सोच वाले लोगों को एक साथ दोबारा से एकत्रित करना। चलिए दोस्तों फिर आगे बात की जाए तो 1916 में फिर जो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, उसके स्थापना भी इनके द्वारा परिषद की स्थापना होती है, उसके स्थापना भी इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। अब गांधी जी से प्रभावित थे गुरुजी। अब गांधी से प्रभावित इसलिए थे क्योंकि दोस्तों ये नरम विचारधारा के व्यक्ति थे, अपने गुरु गोखले को मानते थे। अब गोखले गांधी जी के भी गुरु थे। फिर जाके इनके द्वारा एक डिसीजन ये लिया जाता है कि जो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया जाता है, फिर जाके 1921 में इनके द्वारा भी इसमें सदस्यता ग्रहण की जाती है। अब जैसे ही उसके बाद 1921 में असहयोग आंदोलन में प्रवेश करते और वहीं से इनका राजनीतिक दौर भी आरंभ हो जाता है। अब दोस्तों देखो, जैसे ही इनका राजनीतिक दौर आरंभ होता है, फिर उससे पहले की जितने भी घटनाएं थी इस क्षेत्र की, जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा समस्या थी, छुआछूत समस्या थी, कूली बेगार समस्या थी और जंगलात जैसे जो अहम मुद्दे थे, उन मुद्दों को एक स्टेज नहीं मिल पाता इससे पहले। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड का इतना भी बड़ा नेता नहीं था कोई कि जो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक उठा सके। फिर जाके 1921 में जब असहयोग आंदोलन के माध्यम से जब ये राजनीति में प्रवेश करते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय जो समस्या थी, उन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाने लगे। फिर दोस्तों यदि बात की जाए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और उन्हीं स्वराज पार्टी के द्वारा 1923 में इनको टिकट भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों राजनीतिक की जो पूरी घटना है उनके बारे में हम बात थोड़ा अलग से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्लाइड ये आपके सामने आ चुकी है। ये स्लाइड आपकी 9 अगस्त 1925 और बात है काकोरी कांड की। कांड जो 1925 में जो दोस्तों घटित होता है, उस काकोरी कांड में जितने भी युवा जो शामिल होते, उन युवाओं का केस इन्हीं के द्वारा लड़ा जाता दोस्तों। तो ये थे हमारे कौन, जीवी पंत जी का जो वकालत का एक महत्वपूर्ण जो योगदान दिया जाता है इन युवाओं को बचाने में। लेकिन दोस्तों ये कारगर होता है नहीं होता है वो आप सबको सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि बात की जाए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, तो राजनीतिक दौर इनका 1923 से आरंभ होता है जब स्वराज पार्टी द्वारा इनको पहली बार टिकट दिया जाता है और उस टिकट के बलबूते पर ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद हेतु निर्वाचित भी किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे बात करते तो 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1934 में अखिल भारतीय संसद के जो सदस्य होते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना जाता है। तो आगे दोस्तों बात करें इसके आगे वाली घटना की, तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1937 में। 1937 की घटना से आप सभी लोग वाकिफ हो गए कि 1937 में जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कुल 228 सीटों के लिए इलेक्शन होता है दोस्तों। इन 228 सीटों में से जो आज का वर्तमान हमारा उत्तराखंड है, इस रीजन से लगभग 5 सीटें चुनी जाती थी दोस्तों। इन 5 सीटों में से 4 सीटें तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जनरल की थी, यूआर की थी, लेकिन दोस्तों 1 सीट एससी की थी। अब इन 5 सीटों का जो आवंटन किया गया था, आप जानते होंगे 1937 से पूर्व इस क्षेत्र में केवल 3 जिले थे। एक था गढ़वाल जिला, जिसको आज वर्तमान में पौड़ी जानते हो आप, दूसरा था आपका अल्मोड़ा जिला और तीसरा आपका नैनीताल जिला। इन तीनों जिलों से कुल मिलाकर 5 सीटें निर्वाचित होती थी। उन 5 सीटों में से जो 1 सीट थी नैनीताल की सीट, उस नैनीताल की सीट से आपके जीवी पंत को संयुक्त प्रांत के जो इलेक्शन होते हैं उन काउंसिल इलेक्शन में निर्वाचित किया जाता है। फिर जाके दोस्तों 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत के सीएम भी बनाया जाता है। उसके बाद 1946 से 1954 तक जब देश आज़ाद होता है, या फिर आज़ादी से पूर्व की घटना भी देखी जाए, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का गौरव भी इन्हें प्राप्त होता है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक ही प्रांत के आज़ादी से पूर्व भी सीएम रहे और आज़ादी के बाद भी सीएम रहे। यदि इससे आगे की बात की जाए दोस्तों, इनके इसी जो
राजनीति के प्रति जो उनकी दृष्टि वो क्या बोलते हैं कामयाबी थी, उनका जो कद था वो बढ़ता चला गया और फिर जाकर 1955 में इन्हें गृह मंत्री का पद भी दिया जाता है। और 7 मार्च 1961 में दोस्तों आप सभी को पता होगा इनका स्वर्गवास हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो जाता है। अब इनकी इस उपलब्धियों के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा इनको कई इनाम दिया जाता है, कई पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे कॉलेज है, कई ऐसे चौक है, कई ऐसी इमारत है जिनका नाम इनके नाम पर परिवर्तित कर दिया जाता है। और उसी में से एक उत्तराखंड के जो आप सबको पता ही है 1960 में स्थापित पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी 1972 में जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। दोस्तों 1957 में इनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का एकमात्र उद्देश्य ये था दोस्तों, जो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया जाता। आप सभी लोग जानते होंगे राजभाषा आयोग कब बनता, 1955 वीजी खैर के अध्यक्षता में। अब इस राजभाषा आयोग का जो निरीक्षण करना था, इसके उपलक्ष्य में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि राजभाषा आयोग के द्वारा जो शर्तें दी गई है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। उसके निरीक्षण के लिए आपके द्वारा इनके अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है, जिसे पंत समिति भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए दोस्तों इनके इस महत्वपूर्ण कार्य के देखते हुए सरकार द्वारा 26 जनवरी 1957 में भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया जाता है। और इनके इसी उपलक्ष्य को देखते हुए या फिर इनके इसी कार्य को देखते हुए, महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इन पर 2 बार डाक टिकट भी जारी होता है, एक 1965 और फिर दोबारा 1988 में दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों यदि आपको हमारा इस प्रभाव या फिर हमारा ये कार्य पसंद आता है, हमारे ये तरीके पसंद आते हैं, यदि थोड़ी भी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़िए KR क्लासेस से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हमारे इस मुहिम का भागीदार बनिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।